नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको हिंदी के कठिन शब्द और उनके अर्थ और इन शब्दों को किस तरह वाक्य में प्रयोग करना है, वो आज आपको सिखाएँगे। ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा हिंदी के कठिन शब्द और उनके अर्थ करा रहे हैं हिंदी शब्दार्थ पे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है इस सीरीज़ का भाग 15 है, पार्ट 15 है, जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो ये कुछ शब्द हैं जो लास्ट क्लास में हमने किए थे, जैसे दलील। दलील का अर्थ होता है तर्क, युक्ति और उपपत्ति, वाद। और तुम्हारी दलील उटपटांग रहती है, तो इसका ये वाक्य। तो इसी तरह से हमने ये कर रहे हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए इस वीडियो का, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें जो पहले वीडियोस बन चुकी हैं आप वो पढ़ सकते हैं। उनको ओपन कीजिए और कठिन शब्द अर्थ की ये सीरीज स्टार्टिंग से कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शुरू से आप कर सकते हैं। और अगर आपने 14 पार्ट्स तक कर लिए हैं तो आज हम आगे कंटिन्यू आपको कराएंगे इस सीरीज का 15वां भाग करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने किया था, कहाँ तक किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने किया था अपने, अगर आपने पढ़ा होगा तो हाँ, यहाँ तक किया था। ये क्षीण वपु, इसका अर्थ होता है कमजोर। तो 612 हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक शब्द। अब आगे करेंगे भाग 15 पार्ट 15। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संवाहक। संवाहक का अर्थ होता है कैरियर, सम्मान्य, संवाहक। इसका आप ऐसे और अच्छे समझिए, व्यापार में वह व्यक्ति या कंपनी जो लोग माल, संदेश आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे कंपनी होती है तो उसका माल ले जाने के लिए लोग होते हैं तो उन्हें संवाहक बोलते हैं। बिजनेस होता है तो उसमें भी कई कंपनी काम करते हैं। तो कोई मैसेज अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, कोई संदेश, माल, तो उसे हम बोलते हैं संवाहक, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को। जैसे कि आपका माल संवाहक द्वारा भेज दिया गया है। आपका माल कंपनी के कार्यकर्ता जो हैं वो संवाहक हैं, उनके द्वारा भेज दिया गया है। और इसके नेक्स्ट है, अगला है निर्वाह। निर्वाह का अर्थ होता है निभा, गुजारा, गुजारा, गुजर, गुजर बसर बोलते हैं। और निर्वाहन, निर्वाहन, निभाने या निभाने की क्रिया का भाव। जैसे कि आजकल जो जॉइंट फैमिली है जिन्हें संयुक्त परिवार बोला जाता है, में आजकल आप देखेंगे उनका निर्वाह नहीं होता, यानी उनकी आपस में नहीं पटती है। आजकल वो एक साथ नहीं रह पाते जॉइंट फैमिली में लोग। तो अब है व्यापक। व्यापक, परिव्यापक, विस्तृण, सर्वचारी इसके अर्थ हैं जो किसी क्षेत्र में या उसके चारों ओर दूर दूर तक फैला हो। जैसे कि जनमानस पर तुलसीकृत रामचरितमानस का व्यापक प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया व्यापक का, जो किसी क्षेत्र या उसके चारों ओर दूर दूर तक फैला हो। तुलसीकृत रामचरित जो है वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती है सभी पे। प्रावधान। प्रावधान, इसका अर्थ होता है प्रविधान या विधान, किसी कार्य के लिए धन आदि की जाने वाली व्यवस्था। कोई काम अगर है तो उसके लिए पैसों का इंतजाम तो करना पड़ता है, उसका प्रावधान करना पड़ता है। इस कार्यक्रम का प्रावधान साल भर पहले से ही किया गया था। तो किसी कार्य के लिए धन आदि की जाने वाली व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था, कोई काम हो रहा है तो उसके पहले की व्यवस्था करना, प्रावधान करना, उसका इंतजाम कर लेना। प्रयोजन, इसका अर्थ है अधिकारी या आर्थिक रूप से प्रयोजित करने की क्रिया। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रयोजन में सहारा कंपनी जो है ने 4 साल में 4 करोड़ खर्च किए। और इसके बाद है आवास। आवास का अर्थ होता है वास, प्राकृतिक वास, परिस्थिति, वातावरण का वह प्रकार जिसमें विशेषकर कोई जीव या समूह रहता है। जैसे कि एनवायरमेंट के अंदर हम रहते हैं या पाया जाता है कोई भी जीव। जैसे नाविक अपने आप को समुद्री आवास के अनुकूल बना रहा है। और एक आवास का अर्थ और भी होता है, जैसे कि हमारा निवास स्थान, हमारा घर, निवास स्थान, घर, रिहाइश को भी आवास बोलते हैं। और रिहाइश, निवास स्थान, करीब खाना, निवास, वास, अधिवास, अधिष्ठान, आवास, मस्कन, आगार, घे और अपसत,
अवस्थान, अस्थापन, अस्थिति, ये सब इसी के पर्यायवाची है। अस्पद, वह स्थान जहाँ कोई रहता हो, जैसे आपका घर। स्वच्छ और हवादार आवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर हवादार घर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है किसी भी घर में, तो वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा होती है, रोग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो स्वच्छ और हवादार जो है हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, बेनिफिट होता है। जो घर ऐसे होने चाहिए जो वेंटिलेटेड हो। निवारण, निवारण का अर्थ है हटाने या दूर करने की क्रिया। यह दवा, वात, पित्त, मूत्र विकार आदि का निवारण करती है। जैसे कोई मेडिसिन होती है जो हमें वात, गैस वैस हो जाती है, पित्त के दोष होते हैं ना, और कोई ऐसे मूत्र विकार आदि का जो है ये दवा जो है उसका निवारण करती है, यानी उससे हमें उस रोग से दूर करती है या उसकी रोकथाम करती है। तो रोकथाम, निवारण, उपशमन किसी अनुचित कार्य, अवस्था आदि को रोकने के लिए क्रिया होती है। जैसे सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए प्रयास है। और एक और इसका वाक्य देखेंगे, नियमित योगासन करते रहने से रोगों का निवारण होता है। अगर आप रेगुलरली योगा करेंगे तो आप रोगों से दूर रहेंगे, रोगों से आपका निवारण होगा। और इसके अलावा इसका निवारण के देखो और भी हैं, इसके शब्द, इसके अर्थ जो हैं जैसे निषेध, पाबंदी, बंदिश, मनाही, वर्जन, प्रतिषेध। पाबंदी तो हो गया प्रतिबंध, और रोग, अपसर्ग, आसेद, बैन, और बंदेज, ये सब इसके पर्यायवाची। ऐसे इसका मतलब ये भी है। और कोई काम या बात ना करने का आदेश, जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर यानी पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं ना, पर ये निषेध है, कर दिया गया है कि बावजूद भी लोग धूम्रपान करते हैं। मतलब पब्लिक प्लेसेस पे भी लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, आपको दिख जाएंगे। पर ये तो निषेध है, गलत बात है ना। तो पाबंदी इस पे लगाई गई है, बंदिश है, मनाही है, वर्जन है और अपसर्ग है। तो उसके बावजूद भी आपको देखो ये सब लोग करते हैं। और इसके एक और अर्थ भी है, देखो मुक्ति भी होता है, आज़ादी, छुटकारा, बंधन मुक्ति, विमुक्ति, निवृत्ति, विमोचन और अफो, छूट। और ये सब जो आप देख रहे हैं, रिहाई, उग्रह, ये सब इसके एक कुछ और अर्थ भी हैं। और इनके किसी प्रकार के जंजाल, झंझट या पाश, बंधन आदि से मुक्त होने की क्रिया, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति की आशंका हर एक की होती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बंधन में रहे, सब चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहे, मुक्त रहे। सबकी ये इच्छा होती है, का मतलब इच्छा। और ये बिल्कुल सही बात है, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। इसके नेक्स्ट है अवसंरचना। इसका अर्थ होता है आधारभूत संरचना, मूलभूत संरचना, मौलिक संरचना, मूल संरचना या बुनियादी ढांचा, ताना बाना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आधिकारिक संरचना, अवसंरचना आदि। और किसी वस्तु आदि की मूल या आधिकारिक संरचना, इसका अर्थ है शिक्षा की आधारभूत संरचना में सुधार होना चाहिए। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका जो ढांचा है, आधारभूत मूल संरचना है, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला है संसाधन। इसका अर्थ है साधन, संसाधन, स्रोत यानी प्राप्ति का भंडार। ऊर्जा के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। और एक और भी इसके हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, निर्दिष्ट विधि के अनुसार तैयार करने की क्रिया। जैसे दूध का संसाधन करके हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पनीर। दूध से पनीर बनता है ना, उसको संसाधन करके, प्रोसेस करके उसको। और एक और भी है इसका, देखो नेक्स्ट है, एक और इसके जो अर्थ हैं, आयोजन, आयोजना, संभार और संसाधन तो है इसका। और इसके सभी भी अर्थ होते हैं किसी काम के लिए पहले से किया जाने वाला प्रबंध। जैसे कि कोई काम है तो इस कृषि मेले के आयोजन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं इसका प्रबंध पहले से ही कर लूँगा। इसकी जो भी इसमें संसाधन की ज़रूरत है तो वो हम इसका पहले से ही हम इसका इंतज़ाम कर लेंगे। और इसके एक और भी अर्थ है दमन, शमन और विद्रोह, उपद्रव भी बोला जाता है। विद्रोह आदि को बल प्रयोग द्वारा दबाने की क्रिया को भी संसाधन बोलते हैं। अंग्रेजों ने बार बार परतंत्र भारतीयों के विरोध का दमन किया, कि जब भी भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई तो अंग्रेजों ने उनका दमन किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एक और भी नेक्स्ट में बताता हूँ, निष्पादन भी बोला जाता है कोई काम अच्छी तरह से पूरी करने की क्रिया। जैसे हमें आपसे कार्य का निष्पादन अवश्य सीखना चाहिए,
तो ये इसका वाक्य हो गया कि हमें आपसे कार्य का निष्पादन, कोई भी काम करने की कोई काम अच्छी तरह से करने की क्रिया को बोलते हैं। अब अगले में आते हैं विशिष्ट। विशिष्ट विशिष्ट इसका विशिष्ट का अर्थ होता है, विशिष्टि का अर्थ होता है बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा, जल वृष्टि, वृष्टि और प्रवास। वृष्टि है पानी बरसाने की क्रिया, यानी बारिश होना। जैसे भारत में देखो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है ना वो चेरापूंजी में होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। भारत की चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, 2 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा यानी वृष्टि। और वर्षा भी बोलते हैं ना, जैसे वर्षा, बारिश, बरखा, किसी वस्तु आदि का अधिक मात्रा में ऊपर से गिरने या गिराने की क्रिया को भी बोलते हैं। जैसे कि भक्तों ने महात्मा जी के ऊपर पुष्प वर्षा की, तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर ऊपर से गिर रही है या गिरा दी जा रही है तो भी उसकी जैसे पुष्प वर्षा। भागीदारी, भागीदारी का अर्थ है साझेदारी, हिस्सेदारी और शरीकत और भागिता, सांझा, इंग्लिश में पार्टनरशिप, इजमाल, इशतराक एक्सेट्रा, ऐसे और भी हैं इत्यादि। और 2 या 2 से अधिक लोगों के साझेदार होने की अवस्था या भाव, जैसे कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं, जैसे नरेश और महेश ने साझेदारी में नया व्यापार शुरू किया, यानी दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की और एक नया बिजनेस शुरू किया। 2 या 2 से अधिक साझेदार, 2 या 2 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, तो अगर वो इकट्ठे होकर कुछ काम करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो उसे साझेदारी, हिस्सेदारी। अवगत, अवगत का अर्थ है ज्ञात, विदित, विज्ञात, संज्ञात, अभ्युदय, परिचित, मालूम, वाकिफ, जाहिर, अधिगत, अगूढ़, अवकलित, प्रतीत, अवभाषित। तो ये सब इसके अर्थ हैं। जो जाना हुआ हो, सभी ज्ञात बातों को बताना जरूरी नहीं है, हर बात जरूरी नहीं है कि बता दी जाए, कुछ बातें जो हैं वो सीक्रेट भी, गुप्त भी रखी जानी चाहिए। अगला है पद्धति। पद्धति का अर्थ होता है प्रक्रिया, क्रिया, प्रणाली या पद्धति। वह क्रिया या प्रणाली जिससे कोई वस्तु होती, बनती या निकलती हो। जैसे कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक प्रक्रिया से होता है, तो यहाँ पर रासायनिक पद्धति से होता है। और इसके और भी अर्थ हैं, जैसे कि ढंग, रीति, तरीका, शैली, रीत, ढर्रा, विधि, तरीका तो हो गया, तौर, अंदाज और कार्यविधि, कायदा या कार्यशैली, कार्यशैली विधा, करीन, तर्ज, वतीरा और रविश, अदा, डब, काम आदि करने की बंधी हुई शैली। अगर तुम इस ढंग से काम करोगे तो आगे जाकर बहुत ही पछताओगे। गलत तरीके से काम मत करो, सही रास्ता चुनो, ऐसे। अगला है समुदाय। समुदाय का अर्थ होता है समाज या वर्ग, लोगों का वह समूह जिनका जातीय या सांस्कृतिक या धार्मिक विशिष्टता सामूहिक या एक ही हो। जैसे वैदिक हिंदू समाज भी अनेक देवताओं की पूजा करता है। हम देखो अनेक देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं हिंदू समाज में। जो है, मैं भी हिंदू हूँ, वैसे तो मैं इंडियन बोलना पसंद करूंगा ज़्यादा। मैं इंडियन, मैं किसी धर्म या उसमें नहीं। तो जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी देवताओं, वो अनेक देवताओं मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। और इसके और भी अर्थ हैं, देखो जैसे समूह भी बोला जाता है, समुदाय को झुंड भी बोलते हैं, बेड़ा भी बोलते हैं, वृंद भी बोलते हैं, खेड़ा और दल, गुट, फौज, यूथ, पलटन, गढ़ और निकर, माल, संघात और गुट, पलटन, जंतु समूह और स्कंद, चक्र भी है, निकुंभ और संभार, सकुल, घटा और जात। ये सब इसके शोर अर्थ भी हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जगह पर उपस्थित एक से अधिक मनुष्य या पशु आदि जो एक इकाई के रूप में में माने जाए। जैसे कि खेतों
को पशुओं का समुदाय, खेतों को पशुओं का समुदाय तहस नहस कर रहा है। खेतों में कर लेना यहाँ पे, यहाँ पर में कर लेना, खेतों में पशुओं का जो समुदाय है खेतों को नष्ट कर रहा है या तहस नहस कर रहा है, ऐसे कर लीजिए। अगला है बीड़ा। बीड़ा का अर्थ होता है पान, गिलोरी, खिल्ली और बीड़क, खीली। पान आप अगर खाते हो तो आपको पता होगा शायद, पान का वह तिकोना रूप जो कत्था चूना लगाकर उसे लपेटने या तय करने पर होता है, उसको बोलते हैं बीड़ा लगाते हैं ना, वो गाना भी है इस पे। वह पान मुंह में लेकर चबाने लगा। और इसके और भी अर्थ हैं, देखो बोझा, बोझ भी बोलते हैं, भार भी बोलते हैं और बींड भी बोलते हैं। एक में बंधा हुआ वस्तुओं का ढेर भी बोलते हैं, जैसे किसान जो है धान का जो धान होती है ना, और धान का बोझा बैलगाड़ी में लाद रहा है, तो ये इसका वाक्य हो गया। और इसको आप ऐसे भी और समझ सकते हैं, इसके अर्थ है कि कपड़े आदि से बनी हुई छोटी सी गोल गद्दी जो मजदूर वगैरह सर पर रखते हैं, जो बोझ उठाने समय सिर पर रख लेते हैं ताकि सर पर चोट ना लगे। आपने देखा होगा कुली वगैरह को भी और किसानों को भी, तो किसान ने बोझ उठाने के लिए सर पर क्या रखा, सर पर इंडुआ, इसे इंडुआ बोलते हैं और कुंडली भी बोला जाता है, रखा। तो इसके बीड़े को भी ऐसे भी बोलते हैं हम, जैसे इंडुआ और कुंडली। जैसे किसान अपने सर पर बोझ उठाने के लिए एक छोटा सा गोल वो कपड़े का वो बना के रख लेते हैं या मजदूर रख लेते हैं ना, उसे बोलते हैं इंडुआ या कुंडली। संक्रामक। अगला है संचारी, संसर्गजन्य, संसर्ग या छूत से फैलने वाला जिसका संक्रमण होता है, जिसे हम कहते हैं रोग। जैसे कोरोना वायरस था, एक संक्रामक रोग है, हैजा एक संक्रामक रोग है। भूमिगत, भूमिगत है हमारा अगला शब्द। भूमिगत का अर्थ होता है जमीन की सतह के अंदर, यानी जमीन की सतह जो है उसके बिल्कुल नीचे। वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल अब कम हो रहा है, आप जानते हैं ग्राउंड वाटर जो है बहुत कम हो गया है अब। जो किसी तय खाने, ऐसा भी आप समझ सकते हैं भूमिगत को, जो किसी तय खाने, घर आदि में छुपा हो, क्योंकि वो और भूमि की सतह से नीचे बेसमेंट में, या जो जन साधारण के सामने स्वरूप में ना हो, जो दिखाई ना दे लोगों के सामने, उसके अंदर हो, भूमि के अंदर हो। जैसे कुछ अपराधी जो है पुलिस से बचने के लिए भूमिगत हो जाते हैं कि वो स्वयं स्वरूप में ना हो, मतलब वो बोलते ना कि वो अंडरग्राउंड हो गया। तो अंडरग्राउंड का ये मतलब नहीं है कि वो जमीन के नीचे चला गया, छुप जाते हैं। बेसिकली ये है कि जैसे अपराधी छुप जाते हैं ना, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं भूमिगत को, इसको इस तरह से ही बोला जाता है। उपागम, इसका अर्थ है आगमन, आना, आवक, आमद, अवाई और अगम, आवन हो गया, आवाती भी है, अगोन भी है, आवनी भी है, तो ये सब इसके अर्थ हैं। किसी के कहीं से आकर पहुंचने की क्रिया या भाव, कोई जो है वो कहीं से आकर आपके यहाँ पहुंच गया। जैसे अंग्रेजों ने भारत आगमन क्यों किया था, उनका उद्देश्य था बिजनेस करना, तो अंग्रेजों ने भारत आगमन का उद्देश्य वाणिज्य था, उनका उद्देश्य था कि वो यहाँ पे आके व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। और बाजार में मौसमी फलों की आवक शुरू हो गई। अब जो बाजार है उसमें अब जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, नागपुर से आ जाते हैं संतरे। और स्वावलंबी, इसका अर्थ होता है आत्मावलंबी, अपने ही सहारे पर रहने वाला, डिपेंडेंट, किसी और की मदद ना लेने वाला, किसी और के सहारे पर ना चलने वाला। स्वावलंबी जिसे हम बोलते हैं व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, जो अपना हाथ जगन्नाथ जैसे बोलते हैं ना, अपना काम वो खुद ही कर लेते हैं। विसर्जित, इसका अर्थ होता है बर्खास्त या समाप्त। अधिवेशन, बैठक, सभा आदि के संबंध में समाप्त किया हुआ या किसी विसर्जन, जिसका विसर्जन हो चुका हो, जैसे बोलते हैं जिसका विसर्जन हो चुका हो, विसर्जित। बर्खास्त, समाप्त, जैसे कि जो मीटिंग है बर्खास्त सभा कल सुबह 10 बजे पुनः प्रारंभ होगी। मीटिंग जो है वो अब विसर्जित कर दी गई है, वो कल सुबह से फिर से शुरू होगी, ऐसे। नेक्स्ट है, अगला है सघन, घना, घनेरा, गेहन, निवाड़, गजिन, गुजान, अबिरल, भीजा, संगात और निविरिस। तो ये सब इसके अर्थ हैं। जिसके अवयव या अंश आसपास या सटे हो या जो बहुत ही आसपास हो। जैसे शिकार सघन वन में प्रवेश कर गया, और शिकारी जो है वो अब खाली हाथ लौट आए या खाली हाथ लौट आया। और इसका एक और भी अर्थ है, देखो पास बसा हुआ,
वह घनी बस्ती में रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत घनी बस्ती है, बहुत लोग रहते हैं। और इसका आप एक और भी समझ सकते हैं, बड़े पैमाने पर किया जाने वाला या होने वाला। जैसे कि अब टीकाकरण हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था, सघन टीकाकरण से बहुत फायदा हुआ कि हम सबकी जान बच गई, क्योंकि पूरे भारत में हुआ और मोदी जी ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। बहाली, इसका अर्थ है पुनर्नियुक्ति। फिर से अपने पद पर या स्थान पर, आपकी कोई पोस्ट है, दोबारा से आपको उसको अपॉइंट कर लिया जाए, नियुक्त किए जाने की क्रिया। वह अपनी बहाली से बहुत खुश था, यानी वो अपनी पुनर्नियुक्ति से बहुत खुश था, अब उसको दोबारा से नौकरी मिल गई। और इसके एक और अर्थ भी है बहाली का, देखो, बहाल करने या होने की अवस्था, क्रिया या भाव। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम तो विश्वास करते ही हैं, पर वो विश्वास लायक है या नहीं तो सभी जानते हैं। और इसका एक और अर्थ है स्वास्थ्य भी बोलते हैं, तंदुरुस्ती, सेहत, तबीयत और हाल, निरोगिता, आरोग्यता, 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 स्वस्थ, स्वास्थ्य या निरोग होने की अवस्था भी बोला जाता है बहाली को। और नियमित व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये हम सभी जानते हैं। और एक और भी मैं बताता हूँ, बहाली का होता है प्रसन्नता, खुशी, आनंद, आनंद, हर्ष, आनंदता, परितोष, तारीफ, शादमनी, रजा। तो ये सब भी इसको बोले जाते हैं बहाली को। फरहत भी बोलते हैं प्रसन्न होने की अवस्था, यानी खुश होने की अवस्था या भाव। जैसे राम के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, राम आज बहुत खुश है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, कि आपसे आज मैं मिला और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अगला है परवान, इसका अर्थ होता है सीमा, हद, मर्यादा, दायरा, कागार, हद, परिधि, प्रावार, परिमिति, इयत्ता, अवध, अवधि, पाली। ये इसके अर्थ हैं जहाँ तक कोई बात या काम हो सकता हो या होना उचित हो। परवान, जैसे कि कोई भी काम सीमा के अंदर रहकर ही करना चाहिए, सीमा के बाहर रह के अगर कोई काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। अगला है अहमियत, इसका अर्थ होता है महत्व, गरिमा, गौरव, महत्वपूर्णता, महत्ता, अहमियत और महत्व में मूल्य और मायने, माने, ये सब इसके अर्थ हैं। वह तत्व जिससे किसी वस्तु या आपेक्षिक श्रेष्ठता, उपयोगिता या आदर घटता या बढ़ता हो। और इसके वाक्य हैं, ज्ञान का महत्व हर जगह दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है, ये मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत, यह बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और इसके नेक्स्ट है निजात, निजात का अर्थ होता है मुक्ति, आज़ादी, छुटकारा, उन्मुक्ति। बंधन मुक्ति भी बोलते हैं और विमुक्ति, रिहाई भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं, आज़ादी और निवृत्ति, उदार और विमोचन, निवारण भी बोला जाता है। और इसके अलावा अवसर्जन और उग्रह, किसी प्रकार के जंजाल, झंझट, पाश, बंधन आदि से मुक्त होने की क्रिया को बोलते हैं ये। और किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति की आशंका को हर एक की होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा कि कोई भी जो है वो बंधन में नहीं रहना चाहता, बंधन मुक्त नहीं रहना चाहता। घर बेचने के अतिरिक्त कर्ज से मुक्ति का अब कोई और उपाय नहीं सूझ रहा है, कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि घर बेचना पड़ेगा, तभी हम लोन जो है वो चुका पाएंगे। तो इसका ये वाक्य है, ऐसे आप और अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट है, अगला है समीक्षा, इसका अर्थ है तनकीद, आलोचना या छानबीन या जांच पड़ताल करने के लिए किसी वस्तु या बात को अच्छी तरह से देखने की क्रिया, जिसे हम कहते हैं समीक्षा। किसी वस्तु को आप अच्छी तरह से छानबीन कर ले। और इस साल सरकार साक्षरता अभियान की समीक्षा कराएगी, कि अब जो साक्षरता अभियान शुरू किया है कि सबको पढ़ा लिखा बनाना है और सबको जागरूक करना है, पढ़ाई के प्रति ज्ञान सबको देना है, तो उसकी समीक्षा कराएगी कि वो उनका जो साक्षरता अभियान है सरकार का वो ठीक से चल पा रहा है या नहीं। अघा, उसकी जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी ठीक से, जैसे कि छानबीन या जांच पड़ताल। और अब आते हैं अगले पे, आघा, इसका अर्थ है सूचित, संसूचित, ज्ञापित, विज्ञापित और विज्ञापित, अभिविज्ञापित, प्रतिवेदित, जिसकी सूचना दी गई हो या जो सूचित किया हो, जिसको पहले से ही सूचित कर दिया गया हो। यह जानकारी सर्वसूचित है, कि ये सबको, इस बात की जानकारी सबको बता दी गई है। और इसके और भी अर्थ है, ऐसे भी समझ सकते हो आप, इसको बोलते हैं भविष्य, भविष्य काल, आगामी समय, उत्तर काल, भावी समय या आने वाला समय, आगत,
अप्राप्त काल और कल यानी टुमारो, अवर्तमान अवर्तमान और आगम। तो इसके ये अर्थ हैं। आगा को ऐसे ही बोला जाता है आने वाला काल या समय, जैसे कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। ये बिल्कुल सही है। कल किसने देखा है, आज जी लो अपनी जिंदगी। और इसके नेक्स्ट है चरा यद्यंत, इसका अर्थ होता है दुर्गंध, बदबू और संसोचेदन, सांसों का समाप्त करना। और नेक्स्ट है श्लाघ्य, इसका अर्थ है प्रशंसनीय, प्रशस्य, श्लाघनीय, सराहनीय, स्तुत्य, धन्य, प्रशस्त, अभिनंदनीय और अभिवंदनीय। ये सब इसके अर्थ हैं अभिनंद के और अभिवंदनीय, प्रशंस्य। और इसके अलावा ये भी बोलते हैं काबिले दाद, काबिले तारीफ, प्रशंसाजनक, अविगृहित और इडेय। और जो बेसिकली आप ऐसे समझे जो प्रशंसा के योग्य हो, जो जिसकी प्रेज करने के लिए वो डिजर्व करता हो। प्रशंसनीय है वे जो दूसरे के लिए जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। कि जो अपने लिए जिए वो क्या जीना, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और इसके कुछ और अर्थ भी हैं, जैसे उत्तम भी बोला जाता है, उत्कृष्ट भी, बेहतरीन, आला, आकरा, अनमोल, श्रेष्ठ, उम्दा और चोखा, नयाब, अनवर, नफीस, प्रशस्त, पुंगव और शलाधित, प्रकृष्ट, आर्य। और ये सब इसके अलग अलग हैं। इसके अर्थ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आगार, अभियुत, दानिक और आर्य, चुटीला, विशारद, जो बहुत बहुत अच्छा हो। और जैसे कि रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की एक उत्तम कृति है। उत्तम यानी स्वरचित कृति है, बहुत अच्छी कृति है। तो ये हम सभी जानते हैं। तो आज हमने देखो कर लिए कहाँ तक, आज हमने आपको बताए हैं 643 तक, यानी 643 तक हमने कर लिए हैं। आगे भी हम और ऐसे करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।